हे गाइस, आपका स्वागत है। मैं हर्षाद अली। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आज हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है भारत की मृदा, या इसी को हम बोलते हैं भारत की मिट्टी, यानी सॉइल ऑफ इंडिया। सबसे पहले समझेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम समझेंगे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में जो भारत के 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सब में किस किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। और यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और डेफिनेटली प्रश्न यहाँ से पूछ ही लिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं। आप सभी ने चट्टानें देखी होंगी, पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब देखे अथवा पढ़े होंगे। तो एक चट्टान आपके सामने है यहाँ पर। ये क्या है? ये एक चट्टान है। चट्टान को आप रॉक बोलते हैं या शैल बोलते हैं, ठीक। और दिन के समय चाहे रात के समय आप देखते हैं डेली, प्रतिदिन जो मौसम है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस होते हैं। मौसम में कैसे परिवर्तन होते हैं? कभी तापमान अधिक होता है, कभी तापमान कम होता है, यानी सर्दी या गर्मी का तापमान, सर्दी या गर्मी का मौसम कहते हैं हम। कभी कभी वायु चलती हैं, बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं, ठीक। कभी कभी वर्षा का मौसम होता है, बारिश होती है। और ये आपकी जो चट्टान है, ये चट्टान है जो रॉक है, जब इस चट्टान पर वायु का प्रेशर, वायु का दाब लगता है तो क्या होता है? इससे जो चट्टान की जो बाहरी सतह है, चट्टान की जो बाहरी लेयर है, ये जो है वीक होने लगती है। कॉन्टिन्यूसली जब इसका प्रेशर लगता है तो ये चट्टान का ऊपरी जो सतह है वो लेयर टूटने लगती है छोटे छोटे कणों में। ऐसे ही जब कभी बारिश होगी तो बारिश में भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली बारिश, पानी इसके ऊपर पड़ता रहेगा तो इसकी ऊपरी लेयर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट करके बिखरने लगती है। ऐसे ही तापमान जब घटता है, बढ़ता है, तो चट्टानें जो हैं, ये जो शैल हैं, ये चटकने लगती हैं। भाई तीनों में अगर हम देखें, जो मौसम के परिवर्तन में अगर हम देखें, तापमान बढ़ने या घटने से, वायु या वर्षा के इन परिवर्तनों की वजह से क्या होता है? जो चट्टान है इसकी ऊपरी सतह टूट टूट करके बिखरने लगती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और यही पार्टिकल्स जो टूट करके बिखरे होते हैं इस चट्टान के, इस शैल के, इसी को हम बोलते हैं मृदा, इसी को हम बोलते हैं सॉइल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो शैल क्या थी? शैल में जो होते हैं, चट्टानों में आप जानते हैं क्या है? खनिज होते हैं। खनिजों का संगठित रूप होती है चट्टान, खनिजों का संगठित रूप होती है चट्टान। जब ये टूट टूट कर बिखरने लगती है तो यही जो मृदा कहलाई, इसी को हम बोलेंगे खनिजों का असंगठित रूप, खनिजों का असंगठित रूप। क्लियर हुआ? चलिए आइए इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं, ये भी नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, जो मृदा है, मृदा को आप कैसे कैसे डिफाइन करेंगे? जो सॉइल है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सॉइल को ही अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं? सॉइल को ही हम कहते हैं क्या? सॉइल को ही हम बोलते हैं मिट्टी। क्लियर है? चलिए, तो इसकी बात कर रहे हैं हम। तो सॉइल क्या है? ये पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है, यही मिट्टी कहलाती है। जिस पर आज आपके घर बने हुए हैं, मैं या आप हैं, स्थित हैं, ये अपरमोस्ट लेयर ही क्या कहलाती है? सॉइल कहलाती है पृथ्वी की। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अभी हमने देखा जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें क्या होती हैं? संगठित रूप होती हैं। चट्टानें क्या होती हैं? चट्टानें जो होती हैं वो संगठित रूप होती हैं। किसका? खनिजों का। जब इस पर वायु, तापमान, जल का प्रभाव पड़ता है तो ये टूट कर बिखर जाती हैं। इस टूट कर बिखरने से जो ये कण, ये पार्टिकल्स हैं, यही कहलाते हैं मृदा। तो क्या कहेंगे? विभिन्न प्रकार के खनिजों के असंगठित रूप को, विभिन्न प्रकार के खनिजों के असंगठित रूप को हमने क्या कहा? सॉइल कहा। दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। अब जब कभी भी हम इसका, मृदा का अध्ययन करते हैं, जब कभी हम मृदा का अध्ययन करते हैं या हम कहें इसकी स्टडी करते हैं, किसकी? सॉइल की। तो जब भी आप सॉइल की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं पैडोलॉजी। इसको हम बोलते हैं पैडोलॉजी। क्लियर हुआ? तो ये क्या हुआ? पैडोलॉजी। पैडोलॉजी क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी जो बनती है, देखो मिट्टी का जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल, ये क्या है? पैडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल क्या है? पैडोलॉजी। जो मृदा है, मृदा कैसे बनती है, कितने प्रकार की मृदा होती है और इस मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो जो मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं हम, उसको स्टडी को हम बोलते हैं पैडोलॉजी। क्लियर हुआ? एक प्रश्न ये हुआ यहाँ से। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मृदा का जो है वर्गीकरण देखेंगे। भाई मिट्टियाँ जो हैं, कितने कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, ये अलग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर। ठीक, तो इसका वर्गीकरण करते हैं और इसका वर्गीकरण जो है वो ICAR के द्वारा किया गया है। जो भारत में कृषि अनुसंधान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इसको इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। स्थापना 1929 में की गई थी इसकी। इसने क्या किया है, भारत की जो मृदा है, भारत की जो मिट्टी है, उसको 8 टाइप से या 8 प्रकार की मृदा को बताया है। ठीक है, 8 वर्गों में विभाजित किया है। ये मृदा कौन कौन सी है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहां पर आइए, मृदा को 8 वर्गों में, तो जो भारत की मिट्टी है वो 8 प्रकार की मिट्टी है, ये भी याद रखिएगा। पूरे भारत में अगर हम देखें, कुल मिलाकर के 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से इसके प्रकार हैं, सबसे पहले जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। भारत में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल मिट्टी है, वो कौन सी है, वो है जलोढ़ मृदा, या इसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। अगली है काली मृदा, ठीक, ब्लैक सॉइल। इसको हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। इस मिट्टी की बड़ी खास बात यह है कि इसमें कुछ आपने देखा होगा कि इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, फट जाती है ये मिट्टी जो है एक तरीके से। ठीक, तो ये पानी को सोख करके रखती है अपने पास, पानी की होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये काली मृदा है। रेड सॉइल या लाल मृदा, फिर है लेटेराइट मृदा, फिर है पर्वतीय मृदा, फिर है मरुस्थलीय मृदा। ठीक, ये अभी तो आप इनको एक एक नाम देख लो और अभी थोड़ी देर में ही आप ऐसे फेमिलियर हो जाओगे कि समझ में आएगा आपको कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जैसे पर्वतीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है और क्षारीय मृदा है, और अंत में है पीट सॉइल, दलदली मृदा, अंत में है दलदली मृदा। ठीक है, तो ये 8 प्रकार हैं। इन 8 प्रकार को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे भारत के मैप पर मिट्टियां, जो हमने 8 मिट्टियों के नाम लिखे हैं भारत के मैप पर, ये कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आइए इसी पर आते हैं पहले, और एक एक करके इन मिट्टियों की विशेषताओं को हम डिस्कस करेंगे। ये है मैप इंडिया का, आप जानते हैं। भारत के ऊपर से शुरू करते हैं, टॉप से आइए, आपको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आते हैं ऊपर। यहाँ पर आपको पता है ये क्या है, ये है, यहाँ पर ये है ऊपर लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हिमाचल, ये उत्तराखंड। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना, तो आप देख पा रहे हैं। और कुछ एरिया ये पंजाब का, तो यहाँ पर क्या है, ये लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ये है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वाला। तो ये आपको जो ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, कुछ ग्रीन एरिया यहाँ पर है, ये क्या है, सिक्किम। आपको स्टेट्स भी याद हो जाएंगी ऐसे ही। ठीक है, सिक्किम है निकला हुआ है यहाँ। और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ये जो आपको ग्रीन शेडेड एरियाज दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको पहले पता है यहाँ पर कौन से माउंटेन हैं, कौन से पर्वत हैं। यहाँ पर है हिमालय पर्वत। यहाँ पर पूरे में इस ग्रीन एरिया में है हिमालय पर्वत। ऐसे ये नेपाल से होकर के जाते हैं हिमालय पर्वत। तो भाई जब यहाँ पर्वत पाए जा रहे हैं तो क्या होगा, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, इस मिट्टी को बोला गया पर्वतीय मिट्टी, माउंटेनियस सॉइल। ठीक, पर्वतीय मिट्टी इसको बोला गया। क्लियर हुआ? तो पहले हम पर्वतीय मिट्टी को ही डिस्कस करेंगे। चलिए पहले पर्वतीय मिट्टी को ही डिस्कस करेंगे। दूसरे बार नीचे आइए इस मैप के। यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं, यहाँ पर है पंजाब। ठीक है, यहाँ पर है पंजाब राज्य। ठीक, पंजाब के साथ यहाँ पर हरियाणा राज्य है, हरियाणा है, पंजाब है, और कुछ हिस्सा राजस्थान का भी है। ठीक, और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, और कुछ एरिया है मध्य प्रदेश, फिर है बिहार। ठीक, तो ये जहाँ ये देखिए, ये असम, यह जहाँ पर ये आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, ये वो एरिया है। यहाँ पर किस तरह की मिट्टी है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो कहाँ पर होती है, ये कौन से एरियाज में मिलेगी आपको, जहाँ नदियों वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, जहाँ रिवर्स, आप जानते हैं रिवर वाला क्षेत्र, कौन कौन सी रिवर्स आती हैं यहाँ पर, गंगा है, यमुना है, और ये सारी नदियों का विस्तार यहाँ देखने को मिलता है इन एरियाज़ में। यहाँ ब्रह्मपुत्र व नदी है, ठीक है ना, तो नदियों वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में, वो जलोढ़ मृदा होती है, एलुवियल सॉइल होती है। चलिए ठीक है, ये हो गया। चलिए और देख लेते हैं, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में भी है, ये मध्य प्रदेश में भी है, ये कुछ कर्नाटक में भी है, आपको देखने को मिल रहा है, कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर है, कुछ जगह यहाँ दिख रहा होगा ये। ठीक, ये वाली जो सॉइल है इसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल।
ठीक है, ये है काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल। अब आपको देखने से लग रहा होगा कौन कौन से, महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया हो सकता है इसमें। इसके बाद एक ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रही है मिट्टी, रेड कलर का देखिए, ठीक है, तो ये रेड सॉइल ही है। ये कौन सी सॉइल है? ये रेड सॉइल है। रेड सॉइल आपकी उड़ीसा है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और कुछ एरिया यहाँ पर महाराष्ट्र का, ठीक है। तो इनको डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कहीं पर बिल्कुल एक राज्य है तो वहाँ पर बिल्कुल एक जैसी ही मिट्टी पाई जाएगी, भाई मिट्टी कैसी भी हो सकती है। चलिए यहाँ पर देखिए, बिल्कुल अंत में आ सकते हैं। ये जो है सलाइन एंड अल्कलाइन, तो जो सलाइन मिट्टी है वो कुछ कुछ एरियाज़ में यहाँ पाई जाती है, ठीक। अभी देखेंगे इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लेटराइट सॉइल है वो इधर पाई जाती है, लेटराइट सॉइल, ये रही लेटराइट सॉइल, ठीक है, ये सॉइल हो गया। और हम देख चुके हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल देख चुके हैं। अब राजस्थान में एक स्पेशल कहेंगे उसको, राजस्थान वाली जो मिट्टी है डेजर्ट में देखिए, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है डेजर्ट में, राजस्थान में, थोड़ा गुजरात में। यहाँ पर आए, ये रही, ये जो मिट्टी है ये कौन सी है? ये मरुस्थलीय मृदा है, ठीक है, ये मरुस्थलीय मृदा है राजस्थान गुजरात वाले एरिया में। चलिए एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले पर्वतीय मृदा को ही पढ़ेंगे ऊपर से, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है देख लीजिए, एक आइडिया मिल जाएगा। अभी आपको समझाते हैं। चलिए पहले बात करेंगे पर्वतीय मृदा। जो पर्वतीय मृदा होती है वो, उसको हम माउंटेनियस सॉइल बोलते हैं। इसके अलावा इसको वनीय मृदा भी बोलते हैं। तो वनीय मृदा कहाँ पर होती है? तो ये जंगलों में विकसित होती है या ये पर्वतों में विकसित होती है? जंगलों में या पर्वतों में विकसित होती है ये फॉरेस्ट सॉइल जो है। तो ये पर्वत हैं, आप जानते हैं पर्वतों की जो ऊपरी लेयर टूट टूट के गिरती हैं, तो इस तरह से पर्वतों के बीच में जो समतल मैदान बन जाता है या मिट्टी का जमाव हो जाता है, इसी को पर्वतीय मृदा बोलते हैं हम, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगी आपको? आप जानते हैं जो हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में आप इसको देख पाएंगे आसानी से, ठीक। तो अब इसका विस्तार देखो कहाँ कहाँ पर है। ऊपर से आओ टॉप से, वनीय मृदा जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है? माउंटेनियस सॉइल, अभी मैप पर आपको दिखाया था। तो वनीय मृदा का विस्तार सबसे ऊपर हमने देखा था, टॉप पर जम्मू कश्मीर है, ठीक है, हमने आपको दिखाया था लद्दाख है, ठीक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी आपको बताया था, उत्तराखंड भी आपको बताया था, सिक्किम अलग से, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और दूसरा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में भी क्या है भाई? पर्वत हैं, पूरा पश्चिमी घाट नीलगिरी में। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है ये पर्वतीय मृदा होती है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका जो नेचर होता है ये अम्लीय प्रकार की होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। जो पर्वतीय मृदा होगी ये एसिडिक इन नेचर होगी, अम्लीय प्रकार की मृदा होगी। और जो पर्वतीय मिट्टी होती है, जो पर्वतों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है, उसमें खेती किस किस फसल की जा सकती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें याद रखिएगा, जो पर्वतीय मिट्टी होती है, पर्वतीय मिट्टी चाय के लिए, चाय की खेती उसमें ज़्यादा की जाती है, कॉफ़ी की और मसालों की। और दूसरा हम कह सकते हैं फलों की खेती। आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर में जो है एक तरीके से क्या है, जम्मू कश्मीर में सेब बड़े सर्वाधिक होते हैं, सेब की खेती की जाती है वहाँ पर, केसर की खेती की जाती है, नाशपाती इसी में आ जाएगा फलों में। तो जैसे हम और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, जो पर्वत होते हैं उन पर, इन पर्वतों पर जो मिट्टी है भाई, ये तो पर्वत यही मिट्टी है। इन पर्वतों को एक तरीके से इन पर सीढ़ीदार स्ट्रक्चर बना करके क्या किया जाता है, जब भाई पानी तो इन पर आएगा, जब बारिश होगी तो पानी बहता हुआ ही मिलेगा। और बहता हुआ पानी चाय कॉफ़ी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाय की फसल के लिए बहता हुआ पानी की ही रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये पर्वतीय क्षेत्रों में जो चाय की कृषि की जाती है। और ये जो मृदा है, जो पर्वतीय या वनीय मृदा है, एक ही है ये मृदा, इसमें जो है पोटाश की कमी होती है, एक तो चूने की कमी होती है, इसमें फॉस्फोरस की कमी होती है। याद रखिएगा ह्यूमस यानी जीवाश्म की इसमें अधिकता होती है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, किसकी कमी होगी किसकी अधिकता। ह्यूमस क्या होते हैं? जो हमारे पेड़ पौधे, सड़े गले पत्ते, ठीक है, छिलके और अलग अलग जो मिट्टी में दफन हो जाते हैं, इसी को ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया एक प्रकार। अब अगला प्रकार को देखते हैं। अगला है जलोढ़ मृदा, ठीक, सेकेंड टाइप है इसका जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। हमने कहा जो नदियां हैं, नदियां आप जानते हैं पर्वतों से निकलती हैं, और पर्वतों को या चट्टानों को अभी शुरुआत में ही हमने बताया, जो चट्टानें होती हैं, जो पर्वत होते हैं, वो क्या होती हैं? खनिजों का संगठित रूप होती हैं। और जब ये नदियाँ वहाँ से चलती हैं तो अपने साथ इन पर्वतों को काटती हुई चलती हैं। ये जब पर्वतों को काटेंगी तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगी इनको, और जो कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी है वो सब अपने साथ बहा करके ले आएंगी, जो कि खनिजों का स्रोत होते हैं। तो जो भी
बालू कंकड़ पत्थर जो नदियाँ अपने जल के साथ बहा करके ला रही होती हैं, इसी को हम बोलते हैं अवसाद। तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, जब उनको डिपॉजिट कर देती हैं, जगह पर जमा कर देती हैं, उनसे जिस लैंड का या जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। जब इसमें खनिजों की सर्वाधिक मात्रा होती है इस मिट्टी में, तो ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ भी होती है। याद रखिए, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? वो एलुवियल सॉइल है। इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा? अब हमें ऊपर से ही आइए, पंजाब राज्य, ठीक है, पंजाब राज्य, पंजाब में तो कहा जाता है कि 5 नदियां बहती हैं वहाँ से। जैसे हमने देखा है अभी, अगर रिवर्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो हमने उसमें डिस्कस किया था रिवर्स, ठीक। गुजरात है थोड़ा इसका एरिया, ठीक, असम है, हरियाणा है, और पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं बिहार, बंगाल, ठीक। बंगाल में गंगा है, बिहार में भी गंगा निकलती है, और पूर्वी समुद्र तटीय एरिया जो हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब नदियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये पूर्वी क्षेत्र है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करेंगे। तो भारत में अगर आपसे पूछेगा कि भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है एलुवियल सॉइल, या इसी को बोलते हैं जलोढ़ मृदा। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी ही सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। एक मिट्टी का नाम और मिलता है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी किसको कहा जाता है? तो जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा में अगर बलुई मृदा मिल जाती है, चिकनी मिट्टी और ऐड हो जाती है, तो इससे निर्माण होता है दोमट मिट्टी का। तो ये भी क्या है? जलोढ़ मृदा का ही एक फॉर्म है, ठीक है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में और डिवाइड किया जाता है। खादर और बांगर जो मिट्टी हैं, ये किसके प्रकार होते हैं? ये जलोढ़ मृदा के ही होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा में क्या क्या होता है। पोटाश, ठीक है। जलोढ़ मृदा में इसमें पोटाश और चूने की मात्रा सर्वाधिक। जलोढ़ मृदा का एलुवियल सॉइल का कंपोजिशन आप जरूर याद रखेंगे। सर्वाधिक मात्रा में इसमें क्या होता है? इसमें पोटाश होता है और चूना होता है। इसमें फास्फोरस की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी और ह्यूमस की कमी होगी। कमी का मतलब अभाव होगा, ठीक। जब इस तरह की मिट्टियों में नाइट्रोजन का अभाव होगा, फास्फोरस का, ह्यूमस का अभाव होगा, तो आपने देखा होगा इन क्षेत्रों में जो खेती करते हैं जो किसान, वो क्या है, इन खेतों में सबसे ज़्यादा जो है उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, वो है यूरिया। वो यूरिया इन खेतों में डालते हैं, क्योंकि यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक। नाइट्रोजन से क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, लेकिन वो लंबे समय के बाद उसको जो है ख़राब करने लगता है, हानि पहुँचाने लगता है, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रयोग इन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है यूरिया का। क्लियर हो गया होगा? आइए, तो भारत में जो जलोढ़ मृदा का विस्तार है, सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं उस मिट्टी में 46% अकेली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पे है। तो जलोढ़ मिट्टी में जो है सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है, गेहूं और चावल के लिए कौन सी मिट्टी फेमस है? गेहूं चावल के लिए उत्तर प्रदेश में, भाई अगर देखें तो गेहूं और चावल की मिट्टी जो है जलोढ़ मृदा है। यूपी में सबसे ज़्यादा ये आपको मिलेगी मिट्टी। तो गेहूं, जो चना, आलू, इनकी भी खेती की जाती है इस मिट्टी में आराम से। अब इसके नाम मिलते हैं अलग अलग हमें। जलोढ़ मृदा के अन्य नामों की अगर हम बात करें, वो कौन कौन से नाम हैं? जलोढ़ मृदा के अन्य नाम आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर कौन कौन से हैं जलोढ़ मृदा के। ये कांप मृदा है, कछारी मिट्टी भी इसी को बोला जाता है, दोमट मिट्टी भी इसको बोला जाता है, करेवा बोला जाता है, बांगर और खादर, ये सारी मिट्टी जो हैं किसके हैं? ये जलोढ़ मृदा के ही नाम हैं। तो मुख्यतः जो सिंधु नदी है, जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन नदियों के द्वारा जो निर्मित क्षेत्र हुए हैं, इनके आसपास जहाँ जहाँ जिन राज्यों से नदियाँ निकल रही हैं, वहीं पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिट्टी वाला चैप्टर अब आपको जो है बहुत आसान लगेगा। अगली है मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा। मरुस्थलीय आपको बताया था, राजस्थान में बताया था हमने आपको, ये राजस्थान में है ये मिट्टी और कुछ गुजरात में भी है, ठीक है। मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में है ये मिट्टी, इस तरह की मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मृदा। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, इसलिए ड्राई रहती है यहाँ की सॉइल। तो दक्षिणी पंजाब में भी इसका कुछ असर देखने को मिलता है और पश्चिमी हरियाणा में भी। तो शुष्क मृदा जो होती है वो अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र में होती है, अत्यधिक जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर इन क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि वर्षा नाम मात्र की होती है, नगण्य वर्षा होती है, ठीक है। वर्षा नहीं होती है तो इसमें ह्यूमस का अभाव मिलता है, ठीक। और इसमें किस चीज़ की अधिकता होगी? देखिए कैल्शियम की अधिकता होगी, इसमें फास्फोरस की अधिकता होगी। कौन सी मिट्टी में? मरुस्थलीय मिट्टी में। तो कम जल की आवश्यकता वाली फसलें ही यहाँ पर उगाई जाएंगी, ठीक है। ऐसी फसलें जिनको जल की कम आवश्यकता होती है तो वही फसलों को यहाँ उगाई जाती हैं।
कौन कौन सी? ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन। इन वाली अगर हम फसलों में देखें तो राजस्थान बड़े टॉप पर रहता है इनके प्रोडक्शन में। वो इसीलिए रहता है क्योंकि इनको कम पानी की ज़रूरत है और इधर ज़्यादा ये उगाई जाती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई का जो प्रमुख साधन माना जाता है वो नहरों से सिंचाई की जाती है। इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है पंजाब के हरीके से और आती है कहाँ तक? गुजरात में आती है, हरियाणा में आती है, राजस्थान में आती है। ठीक, इसके अलावा जो ड्रिप इरिगेशन है और जो स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन से हम क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं पौधों के सीधे जड़ों पर पानी गिराया जाता है, इनसे पानी की काफ़ी सेविंग होती है। तो ये अलग अलग माध्यम हो सकते हैं सिंचाइयों के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। काली मृदा की बात करेंगे या ब्लैक सॉइल इसको हम बोलते हैं। ब्लैक सॉइल का जो विस्तार हमें देखने को मिलता है काली मिट्टी का, गुजरात में भी है। सर्वाधिक क्षेत्र तो महाराष्ट्र का घेरा हुआ है इसमें, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्से में है ये। ठीक है, ये है उत्तर पूर्वी तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी कर्नाटक, हमने बताया था इन्हीं राज्यों में आपको मैप पर। तो काली मृदा को अलग अलग नाम है भाई, काली मृदा के सर्वाधिक नाम है जलोढ़ मृदा के। इन दोनों मृदा में से ही प्रश्न बन जाता है आपकी परीक्षा में। तो काली मृदा को बोलते हैं काली कपासी मिट्टी, काली मृदा को बोलते हैं काली कपासी मिट्टी। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो कॉटन की फसल है, जो कपास की फसल है, वो बहुत अच्छे से उगाई जाती है। इसमें सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है कपास के लिए कौन सी? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ठीक है, अगली है, इसी का नाम है रेगुड़ मिलता है, इसी को हमें चेरनोजम इसका नाम मिलता है। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी इसी को कहा जाता है और इसके अलावा करेल भी इसी को बोला जाता है। करेल, केरल नहीं करेल। ठीक है, तो भारत में हमने देखा जो सर्वाधिक मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा 46%। दूसरी मृदा जो पाई जाती है वो लाल मिट्टी है, लाल मृदा है 18.4%। और तीसरी सर्वाधिक मृदा जो पाई जाती है वो काली मृदा है 5.4%। ठीक, और इस काली मृदा में क्या पाया जाता है? चूने की अधिकता होती है, कैल्शियम की अधिकता होती है, पोटाश की अधिकता होती है, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, सब चीज़ इसमें जो है मैग्नीशियम की अधिकता होती है। लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी देखी जाती है। इसके अलावा जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का सर्वाधिक जो विकास देखने को मिलता है हमें महाराष्ट्र में मिलता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो काली मिट्टी को बोला जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी। जब आप देखते हो काली मिट्टी को, अगर आपने कभी देखा हो तो काली मिट्टी में कुछ इस तरह की क्रैक्स पड़ जाती हैं, काली मिट्टी में इस तरह की कुछ क्रैक्स पड़ जाती हैं। इन क्रैक को जब आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये खेत अभी जोता गया है, ये मिट्टी अभी जोती गई है। ठीक, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोला जाता है क्योंकि इसमें पानी या नमी की अधिकता रहती है इन दरारों के माध्यम से। और इन दरारों के माध्यम से क्या है, जल को धारण करने की, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी में। क्लियर हुआ? तो काली मिट्टी का जो रंग है वो किसकी वजह से होता है? काली मिट्टी का जो रंग हमें देखने को मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? देखिए, इसमें टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, जो टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट है, इसकी उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। क्लियर हुआ? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में। एक एक तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी हमने अभी डिस्कस किया है। चलिए, तो प्रायद्वीपीय पठार के जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है? ये जो मिडल में बीच में है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के जो अधिकांश भाग है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसमें जो उड़ीसा भी आएगा, उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ये झारखंड में पाई जाती है, तेलंगाना, कर्नाटक, इनमें विस्तार देखने को मिलता है। चाहे लाल मिट्टी या लाल पीली मिट्टी, एक साथ इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो उसमें उपस्थित जो लोहे के ऑक्साइड होते हैं आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, यानी फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। फेरिक ऑक्साइड को आप जानते हैं हेमेटाइट Fe2O3। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये तथ्य आपको क्लियर हैं इसके। अगली मिट्टी की बात कर लेते हैं। चलिए, ये 5 मिट्टी है। अब इस लाल मृदा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इनकी कमी होती है और ये लाल मृदा भी एसिडिक इन नेचर होती है। लाल मृदा में जो कृषि की जाती है बाजरा, मूंगफली, आलू, तंबाकू की खेती की जाती है लाल रेड सॉइल में। चलिए, अगली मृदा की बात कर लेते हैं। अगली मृदा है लेटेराइट मृदा। इस मृदा की जो खास बात है, ये जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, जहाँ पर उच्च तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और जहाँ पर भारी वर्षा होगी, वहीं पर इस मिट्टी को हमें देखने को मिलते हैं। जैसे 200 सेंटीमीटर से अधिक की जो जहाँ वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है वहीं पर मिलता है। तो जैसे पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है, केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, मेघालय है। ठीक है, मेघालय में है चेरापूंजी और मौसिनराम। ठीक, तो यहीं पर क्या है, इनका विस्तार मिलता है लेटेराइट मिट्टी का। लेटेराइट मिट्टी में कृषि की जा सकती है चाय की, कहवा की, रबड़ की, सिनकोना, काजू, कॉफ़ी। इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ये। तो लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग जो मकान की ईंटें होती हैं,
जो हमारे मकानों की ईंटें होती हैं उन ईंटों में जो है ईंटों को बनाने में इस लेटराइट मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? लेटराइट मिट्टी का रंग भी हमें लाल ही देखने को मिलता है और ये मिट्टी सूखने पर काफ़ी कठोर हो जाती है, एक तरीके से कंकड़ या पथरीली दिखती है ये मिट्टी। चलिए लवणीय मृदा की बात कर लेते हैं या सलाइन सॉइल, या इसको ही बोलते हैं क्षारीय मृदा या एल्कलाइन सॉइल। ये एल्कलाइन सॉइल जो है ये राजस्थान में पाई जाती है, हरियाणा में है, गुजरात में है, ठीक है, और सुंदरवन वाले क्षेत्र में है ये कुछ। तो क्षारीय प्रकृति की होती है ये। क्षारीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनकी अधिकता रहती है। सर्वाधिक बात आपको जो जानना है वो ये कहाँ पर पाई जाती है। दलदली मिट्टी, आपको देखा होगा दलदली मिट्टी का जो निर्माण है वो जैसे जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बना रही होती हैं, यानी डेल्टा बनाने का मतलब है जहाँ नदियाँ आकर के अपना पानी डिस्चार्ज कर रही होती हैं और अपने साथ सेडिमेंट्स को वहाँ पर इकट्ठा कर रही होती हैं, तो वहीं पर जल का भराव होने लगता है। उसी सॉइल को डेल्टाई क्षेत्र में निर्माण होता है, इसको दलदली मिट्टी बोल देते हैं। तो इसको कारी मिट्टी भी कहा जाता है। जो पीट मृदा है, ठीक है, इसी को पीट मृदा ही बोलते हैं हम। तो पीट मृदा में जो है मैंग्रोव वनस्पति जो होती है पीट मृदा में ही होती है। मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में भी होती है। और कहाँ होती है? चलिए केरल, उत्तराखंड और सुंदरवन, यहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है हमें पीट सॉइल का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सॉइल वाला टॉपिक। तो भारत की मिट्टी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। भारत की मिट्टी के विषय में ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब आपसे मुलाकात होती है अगले नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच।